12:30 p.m. Wednesday, June 18, 2025 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 12:32 p.m. वाशिंगटन, टोरंटो, न्यूयॉर्क का एक ही समय है। भारत और पाकिस्तान में रात का वक्त है, यूरोप में शाम का वक्त है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जब मैं आपसे इस वक्त लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ, इस के करीब 25-30 मिनट के बाद रफली प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से लंच पे वाशिंगटन में मिल रहे हैं। बहुत ही अनप्रेसिडेंट वाक़या कि कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी भी देश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिले, जो बेसिकली 22वें ग्रेड का अफसर होता है। क्योंकि पाकिस्तान से हमें मालूम है कि जब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे तो वो चीफ द आर्मी स्टाफ नहीं थे, सिर्फ प्रेसिडेंट थे। ज़िया-उल-हक की बात है, जब वो डिक्टेटर के तौर पर एज प्रेसिडेंट रूल कर रहे थे तो तब भी वो भी मिले थे अमेरिकी प्रेसिडेंट से, मुशर्रफ भी। तो तब बात समझ आती है कि हेड ऑफ द स्टेट के साथ मुलाकात है। तो आज प्रेसिडेंट ट्रंप एक अनयूजुअल काम कर रहे हैं कि एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल देश के पावरफुल लीडर होने के नाते एक कंगले देश के सिपहसालार से 22वें-23वें ग्रेड के अफसर से मिल रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जाने जाते हैं अनयूजुअल हरकतें करने के हवाले से, बातें करने के हवाले से। क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, इस पे आज के लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में बात होगी। क्योंकि भारत ने कल रात को ही G7 की लोकेशन से यूँ लगता है कि भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी, उन्होंने कॉल आउट किया है ट्रंप की मीडिएशन के क्लेम्स को ओपनली। इतना लेट क्यों कॉल आउट किया, ये बातें भी हम आज के लाइव इंटरैक्टिव टॉक शो में करेंगे और इस पे एक स्पेशल व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें भारत ने अब जो कॉल आउट किया है अमेरिका को, ख़ास तौर पर ट्रंप कहना चाहिए, और ये जो मीटिंग होने का चांस है, ये बाय द वे पिक्चर में वो ईरान के पुराने चीफ द स्टाफ के साथ पाकिस्तान के चीफ द स्टाफ खड़े हैं और ये सिचुएशन चल रही है। तो इस पे भी बात होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ही अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि कोई नहीं जानता कि उनके जहन में क्या है, कोई नहीं जानता कि वो इज़राइल की मदद को पहुंचेंगे और ईरान पे हमला करेंगे। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ही कहा है और ख़बरें गर्म हैं कि अमेरिका इस जंग में कूदेगा और इज़राइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है तबाह करेगा। और आयतुल्लाह खामेनी की टीम के बड़े बड़े लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, अब इनकी भी क्या खैर नहीं, इस पे भी बात होगी। वो कहते हैं वी मस्ट गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू द टेररिस्ट ज़ायनिस्ट रजीम। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं खामेनी। तो उनकी क्या गिरती हुई दीवार जो है उस पे अब अमेरिका धक्का देगा। ये वो सारी आज के व्लॉग की इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और जून 18 को ये मंजरनामा है, दुनिया में ये इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। G7 में जो कुछ हुआ, जो कुछ आपने देखा सुना, क्या G7 की ये सारी की सारी जो सिचुएशन है वो क्या है और उसके क्या इम्पैक्ट हैं, G7 ने क्या इसमें अकम्प्लिश किया है, क्या अचीव लिस्ट बनती है G7 की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक दिन के लिए आए G7 में। आप देख लीजिए सब वर्ल्ड लीडर्स के साथ, G7 के लीडर के साथ वो घुल मिल के बातें कर रहे हैं। इधर खालिस्तानी और इस्लामिस्ट उनको धमकियां दे रहे थे, मगर उन्होंने 17 जून का दिन भरपूर तरीके से अल्बर्टा
कि रॉकी माउंटेन में G7 के समिट में गुजारा और वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिले और सबसे ज़्यादा टेंशन कनाडा के साथ थी। अब प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने बहुत उम्दा तरीके से जी समिट को होस्ट किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी होस्ट किया और जो इनकी आपस में प्रेस ब्रीफिंग भी हुई वो भी बहुत अच्छा अंदाज में हुई। फिर मार्क कार्नी से जब पूछा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैनेडियन रिपोर्टर्स ने और उसमें भारत के भी गौरव सावंत जी थे, उन्होंने भी अच्छा क्वेश्चन किया, तो बहुत अच्छे तरीके से मार्क कार्नी ने हैंडल किया। यकीन नहीं आता कि कनाडा को भी अल्टीमेटली एक मैच्योर प्राइम मिनिस्टर नसीब होगा। वो अल्टीमेटली हमें नसीब हुआ है। आइडियल तो कुछ नहीं होता, लेकिन ट्रूडो का जो बहुत ही डिस्गस्टिंग एरा था 10 साल का, उससे जान छूटी। हालांकि लिबरल पार्टी की हुकूमत है, टीम भी आलमोस्ट वही है, लोग भी वही हैं, मगर सिर्फ एक आदमी से कितना फ़र्क पड़ता है। इसी तरह भारत में इस एक आदमी जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, इनकी लीडरशिप में कितना पॉजिटिव फ़र्क पड़ रहा है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी अपनी जगह पे, लेकिन लीडर की लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी को आगे लेके जाने में। कीयर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बहुत अच्छी बातें हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी की गले मिल रहे हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन को, माफ़ कीजिएगा, अभी तक मेरे मुंह से प्रेसिडेंट मित्रा पुराने हुआ करते थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट, उनका नाम निकल जाता है। मैक्रोन से मिल रहे हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और ये है केमिस्ट्री। इतनी धमकियां थी प्राइम मिनिस्टर मोदी को कनाडा आने से पहले, लेकिन कनाडा में उनका दिन कितना रिलैक्स, कितना मीनिंगफुल, कितना कंस्ट्रक्टिव गुजरा। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है भारत ओपोनेंट फोर्सेस के ख़िलाफ़। तो ये हैं आज के व्लॉग के बड़े इम्पॉर्टेंट आपके साथ टॉपिक्स। और अभी थोड़ी देर बाद हमें ख़बरें आएंगी मेरे व्लॉग इस इंटरैक्टिव लाइव डिस्कशन के बाद कि क्या नतीजा रहा प्रेसिडेंट ट्रंप का जनरल आसिम मुनीर के साथ लंच के हवाले से, क्योंकि अमेरिका तैयार है ईरान पे हमला करने के हवाले से। उधर मैंने पिछले एक व्लॉग में बताया था किस तरह पाकिस्तानी न्यूज़पेपर चीख रहे हैं कि हम एटमी हमला कर चुके हैं इजराइल पे, हम एटम बम देंगे ईरान को और हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन ईरान का अब एटमी बम भी ख़तरे में है और कहीं ये जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी जर्नल जो भी होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो अमेरिका की गोद में जाने के लिए 24/7 तैयार रहते हैं। अब कहीं इस लंच के बाद, फ्री लंच तो नहीं होता ना, कहते हैं अंग्रेज़ी का एक मुहावरा होता है कि फ्री लंच तो नहीं होता, और प्रेसिडेंट ट्रंप तो फ्री लंच नहीं कराएंगे। तो क्या ये एटमी बम जो पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान को देना था कि वो इजराइल पे गिराए, कहीं ये एटमी बम इजराइल पे पाकिस्तान ही न गिरा दे, ये वाला मामला है। क्योंकि फ्री लंच नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप हर चीज़ ट्रांजैक्शनल मोड में करते हैं, कारोबारी आदमी हैं। उन्होंने एक मछली बाज़ार लगाया हुआ है, वो इस तरह के कारोबारी हैं कि अगर उनके सामने कोई आप शय रखें कि जी इसकी कीमत 10 रुपए है, तो वो कहते हैं ये कोड़ी की है, वहाँ से वो शुरू करते हैं अपनी बातचीत। तो क्या जनरल आसिम मुनीर की जो मुलाकात होगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तानियों को क्या खुशी के शादियाने बजाने चाहिए या फिर शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक तरफ तो वो ईरान के साथ खड़े हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने का इस बहुत ही महंगे लंच में मैसेज देंगे। और महंगा लंच क्या है, जनरल आसिम मुनीर के ये जो जिनसे हाथ मिला रहे हैं ये तो मारे जा चुके हैं, और अब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जब वो मिलते हैं तो नया फ़ोटोशूट भी शायद सामने है। अगरचे बताया जा रहा है ये मीटिंग बड़ी सीक्रेट किस्म की होगी, कोई रिपोर्टर नहीं होंगे, लेकिन होपफुली कोई ना कोई वाइट हाउस की या पाकिस्तानी एम्बेसी इन यूएसए की पिक्चर तो आएगी, फ़ोटो शूट तो कोई ना कोई छोटा मोटा होगा, और हो सकता है कोई छोटी मोटी वीडियो क्लिप भी आ जाए। लेट्स सी
क्या बातचीत होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ईरान के बारे वो क्या फ़ैसला लेते हैं ये तो एक्शन के बाद ही पता चलेगा और कोई नहीं जानता वो क्या करेंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो यही बातें करते हैं। भारत ने जो कॉल आउट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, वो इतना देर से क्यों किया, ये क्वेश्चन उठ रहा है। मैं ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि भारत एंटेगोनाइज नहीं करना चाहता प्रेसिडेंट ट्रंप को, या नहीं करना चाहता था, लेकिन अब कर दिया। और कॉल आउट कैसे किया? ऑलमोस्ट 35-40 मिनट की बातचीत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई है कल। और प्राइम मिनिस्टर मोदी उस वक्त कनाडा में एल्बर्टा के रॉकी माउंटेन में थे। इस बात की वेरिफिकेशन विक्रम मिश्री जी ने की है और उन्होंने ये बात खुल के बताई है कि बातचीत में क्या प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच क्या तय हुआ। इस पे एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग आप देखेंगे इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। तो ये तो सिचुएशन है जो कॉल आउट किया है भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप को। इतनी देर से क्यों किया? क्वेश्चन ये, इतनी देर से इसलिए किया कि वो भारत इसको थोड़ा सा हजम करना चाहता था, अपने लिए भी और अमेरिका के लिए भी, वर्ल्ड के लिए भी। भारत चाहता था कि भाई खामखा प्रेसिडेंट ट्रंप को एंटेगोनाइज ना किया जाए, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप अब 1 दर्जन बार ये बातें दोहरा चुके हैं। अभी रिसेंटली फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये दुनिया की ख़तरनाक न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रुकवाई, तो मुझे कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता, ना दे, लेकिन मुझे तो क्रेडिट मिलता नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को अब कॉल आउट कर दिया है भारत ने जिस तरह के शब्द बरते, बड़े ही फर्म और स्ट्रांग, जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने बरते, उन शब्दों को सुनने के बाद, और वो शब्द उन्होंने हिंदी में तकरीर की है, शायद वो नहीं चाहते थे कि डायरेक्ट इंग्लिश में करके प्रेसिडेंट ट्रंप के कानों तक पहुंचाएं। प्रेसिडेंट ट्रंप तो एक बैलिस्टिक मिसाइल हैं हिमसेल्फ, वो नहीं चाहते थे कि ट्रांसलेशन के ज़रिए बात पहुंचेगी तो प्रेसिडेंट ट्रंप तक जाते जाते थोड़ी डिल्यूट हो जाएगी। अभी भी मुझे लगता है कि भारत ने थोड़ी एहतियात की है कि उनको ये बातचीत हिंदी में पहुंचाई, ट्रांसलेट होगी तो थोड़ा उसका डिफरेंट फ्लेवर हो जाता है। अगर अंग्रेज़ी में डायरेक्ट करते तो प्रेसिडेंट ट्रंप बैलिस्टिक मिसाइल की तरह उछलते कूदते, वो तो कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। एलॉन मस्क जो उनके करीबी साथी थे, ज़रा सी उनके साथ वो भिड़े तो क्या लैंग्वेज दोनों ने बरती, दोनों ही कमाल के लोग हैं, दोनों ही बैलिस्टिक मिसाइल हैं। तो बहरहाल अभी भी भारत ने एहतियात किया, लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग शब्द बरते। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की मीडिएशन हुई, पूरा का पूरा उन्होंने टाइमलाइन बताया कि 6-7 मई की रात से 10 मई तक जो कुछ हुआ और पाकिस्तान कैसे आया सफ़ेद झंडा लहराते हुए, जब उनकी चूल्हें हिल गई। अब कई जो मुबस्सर हैं, वो ये भी एक्सपर्ट्स जो हैं, कमेंटेटर हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप लंच में बताएंगे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान की जान बचाई भारत से। अब आई डोंट नो जान भी उन्होंने बचाई या नहीं बचाई, क्योंकि डायरेक्ट तो बात हुई नहीं थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, या तो जेडी वैंस की हुई थी या मार्को रूबियो की हुई थी। इन दोनों लीडर्स की बातें पाकिस्तान और भारत की लीडरशिप के साथ हुई थी। तो अब क्या चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से? उसके बहुत सारे हमें अंदाजे हैं, और जाहिर है चाइना का मसला, अफ़गानिस्तान का मसला, ईरान का तो इमीनेंट मसला है, तो उस पर कोई ना कोई रोल चाहेंगे। क्या पाकिस्तान वो रोल अदा कर सकेगा? ऑफ कोर्स पाकिस्तान की बहुत लिमिटेशंस हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसा हाथी हैं जिनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं, और शायद उनके खाने और दिखाने के दांतों के अलावा भी उनके ना दिखाई देने वाले दांत भी हैं, और वो दांत टूटे हुए भी हैं और कहीं कहीं पक्के दांत भी हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स चल रही है, सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। बातचीत हम आपके साथ कर रहे हैं आज के व्लॉग में 3 बड़े इश्यूज़ पे,
कि प्रेसिडेंट ट्रंप आसिम मुनीर से मिल रहे हैं और भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कल जो इतने दिनों बाद कॉल आउट किया है, उसकी शायद एक वजह ये भी है कि भारत ये भी चाहता था कि चूँकि आसिम मुनीर से वो मिल रहे हैं तो उसके बाद पता नहीं इनका क्या ब्लंडरस किस्म का बयान आएगा प्रेसिडेंट ट्रंप का, तो इससे पहले हम कॉल आउट कर दें प्रेसिडेंट ट्रंप को। ये भी एक बड़ा फैक्टर मुझे दिखाई देता है, नज़र आता है। इंटरेस्टिंग सीन है। और इसके साथ साथ क्या यूएसए अब डायरेक्ट अटैक करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका फैसला भी इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में होता दिखाई दे रहा है। क्या रजीम गिर जाएगी? G7 के समिट में क्या अचीव किया अदर देन जो सबसे बड़ी खबरें थी, एक तो ट्रंप का आना, फिर ट्रंप का वहाँ से एक दिन पहले चले जाना और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उस समिट में शिरकत करना। कनाडा के मीडिया और पूरी दुनिया के मीडिया पे डिस्कस हुआ क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मामला तो अपनी जगह पे, भारत और कनाडा के जो मामला थे वो बहुत ख़राब हो गए थे और वो खालिस्तानियों का जो प्रोटेस्ट भी छोटे मोटे कहीं कैलगरी में इधर उधर थे वो भी धरे के धरे रह गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव दिन गुजारा और कल की मुलाकात में, कल के एक दिन के समिट में पार्टिसिपेशन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से यूँ लगता है कि बेहतरी की तरफ ताल्लुकात तेज़ी से रीसेट हो गए हैं। दोनों देश अपने अपने हाई कमिश्नर्स भी जल्द ही भेजेंगे, ये ऐलान प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने किया। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की अभी तक की जो लीडरशिप है, अदर देन प्राइम मिनिस्टर मोदी को अकोमोडेट करना, भारत को ये अकोमोडेशन वाली बात भी नहीं है, अपने तल्लुकात रीसेट करना जो कनाडा की ज़रूरत है वो भी किए और वर्ल्ड के जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ उन पर भी बात की। मार्क कार्नी बहरहाल चूँकि बहुत प्रो यूक्रेन है, दुनिया के यूरोप के वर्ल्ड लीडर प्रो यूक्रेन ही हैं, लेकिन मैं ना तो प्रो यूक्रेन हूँ ना प्रो रशिया हूँ। मैं चीज़ों को डिफरेंट तरह से देखता हूँ, उसमें एग्रेशन है रशिया का भी और यूक्रेन भी पपेट बना हुआ है, तो ये एक अलग बात है। मगर इस समिट में यूक्रेन के लिए बहुत सपोर्ट की बात प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने और यूरोपियन यूनियन के बाकी लीडर्स ने की, ये एक्सपेक्टेड था। और ट्रेड पे, टैरिफ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मार्क कार्नी ने एंटेगोनाइज भी नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप को और बड़े अच्छे ढंग के साथ पूरे के पूरे समिट को हैंडल किया और बल्कि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने इस तरह की लीडरशिप दिखाई वर्ल्ड स्टेज पे कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी बातों से कन्विंस होते थे और उन्होंने कहा कि 30 डेज़ में हम काम करेंगे दोनों देश और हम दोनों देशों का एक अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट बन जाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स हैं और क्वेश्चन हमें बहुत सारे आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस एड्रेस करना शुरू करूं, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल ताहिर गोरा को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट हमारे शोज़ को आप अपने सोशल मीडिया के पेजेस पे शेयर करें, आगे बढ़ाएं। हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए अपने सर्कल्स में आगे बात फैलाएं, ये आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है। इसके साथ साथ अगर आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकें तो हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। आप paypal.me/tagtv इंटरनेशनल के ज़रिए या पैट्रियन के ज़रिए या आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें हफ्ते में 1-2 ऐसे साथी आजकल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द उन सब साथियों को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए उनका एक डाटा बनाऊंगा, उनके नाम यहाँ पे पेश करूँगा ताकि हम उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकें, उनके शुक्रगुजार हो सकें। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हमारे पास बहुत आ रहे हैं। इकबाल सिंह जी का लंदन यूके से है। इज़न्ट पीएम मोदी शायद कह रहे हैं, इज़न्ट पीएम मोदी स्मूथ पार्टिसिपेशन इन G7 अ स्लैप ऑन खालिस्तानी एंड पाकिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट। ऑफ कोर्स मुझे याद पड़ता है इकबाल सिंह जी कि जब से ये कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो हमारे प्रीवियस
प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हालात बिगाड़े। तो पाकिस्तान के ये नजम सेठी टाइप के, इवन ये लिबरल, सो कॉल्ड जाली लिबरल, और जो आम लोग भी हैं, वो बस यही राग अलाप रहे थे, ओ जी कनाडा में भारत सिखों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है। भाई कौन से सिखों के ख़िलाफ़? 95% सिख जो कनाडा में बसते हैं वो भारत के साथ प्यार करते हैं। और मोदी जी का कोई मामला नहीं है। ये जो एक का मर्डर का वाक़या हुआ, ये इस पे तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इवन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने जब उनको ये ग्रिल करने की कोशिश की कैनेडियन मीडिया के लोगों ने, उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये क्या बातें आप कर रहे हैं, इस तरह की कमेंट्री करने के हवाले से आपको केयरफुल होना चाहिए, मैं भी केयरफुल हूँ। तो उन्होंने एक तरह से स्नब किया। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, और इस पे भी एक स्पेशल मेरा व्लॉग आ रहा है। एक व्लॉग ऑलरेडी आप देख चुके हैं, एक बहुत ही इन डेप्थ और व्लॉग आ रहा है। आप देखिए किस तरह की वो मैच्योर बातें कर रहे हैं, और कितनी वो भारत के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बनाने के हवाले से अपनी इच्छाओं को पेश कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को पेश कर रहे हैं। तो अब ये कितना बड़ा स्लैप है भारत ओपोनेंट फोर्सेस के लिए, जो ये सुबह शाम नारे लगा रहे थे, ओ जी बड़े ही तल्लकात ख़राब हो गए, कनाडा ने तो ये कर दिया वो कर दिया। भाई किया फॉर द टाइम भी, लेकिन कनाडा को ही, हम कैनेडियंस को ही एहसास था, और अब प्रैक्टिकली हो गया कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हम ये जो यहाँ पे ट्राइबल किस्म की पॉलिटिक्स खेलने वाले एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनके हाथों हाईजैक होना है कनाडा ने। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो अपनी स्मूथ पार्टिसिपेशन रही, वो तो स्लैप है ही है भारत ओपोनेंट फोर्सेस के लिए। मैं सल्यूट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को, उन्होंने कैनेडियंस के इंटरेस्ट को वॉच किया, ना कि कनाडा में बसने वाले ये ढोल बजाने वाले कोई फ्यू डजन्स ये जो इडियोटिक किस्म के लोग हैं, जो कनाडा की पॉलिटिक्स, कनाडा की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतनी इम्पॉर्टेंट इकॉनमी को हाईजैक करना चाहते हैं। किया था इन्होंने हाईजैक इडियोटिक ये जगमीत सिंह और जस्टिन ट्रूडो जैसे घटिया लीडरों की मौजूदगी में। अब थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल ट्रैक, तो होपफुली ये फर्दर स्लैप होगा आने वाले दिनों में। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने लैंग्वेज यूज़ की है, अपना एक्शन दिखाया है, और जो 2-3 इनके सिंपथाइजर्स एमपी फिर रहे हैं, उनके भी मुंह पे एक तरह से स्लैप है कि शट योर स्टुपिडिटी आउट ऑफ दिस कंट्री। जी अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रशांत राव जी का है कि विल यूएस अटैक ईरान? बड़ा छोटा और बड़ा ही प्रिसाइज क्वेश्चन है पर प्रशांत जी। वो तो खुद यूएसए कहता है, यूएसए का हेड कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा और मुझे भी पता नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि वो बताएगा या नहीं बताएगा, ये एक अलग फैक्टर है। वो जब ये कहता है ट्रंप कि मुझे भी पता नहीं है, तो वाकई शायद एट द मोमेंट उसे भी पता नहीं है, लेकिन पता है भी। जो अब तक अटैक हुआ, और जो ख़ास तौर पर इसराइल का लास्ट फ्राइडे को प्रॉब्ली जो अटैक सबसे पहला हुआ था, वो अमेरिकन मदद के साथ ही हुआ है, और उसने चूल्हे हिला दी हैं ईरान की। अब ईरान के मुल्ला जो चाहे बढ़ के मारते फिरें, ठीक है। इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ है, और इसराइल में भी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, तबाही हो रही है, लेकिन इसराइल इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। अब ये एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना फैसला कुन लम्हात हैं इसराइल के लिए, ईरान के लिए और अमेरिका के लिए, और ईरान से ज़्यादा इसराइल और अमेरिका के लिए, क्योंकि इस वक्त ये एक रियलिटी है कि इसराइल का फुल कंट्रोल है ईरान की एयर स्पेस पे, वो बिल्कुल इनफेक्टिव हो चुकी हुई है। तो इन हालात में अब क्या ईरान की रजीम उड़ेगी? अब सवाल ये भी हमेशा चल रहा है कि रजीम क्या उड़ेगी या ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको उड़ाना है। दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, और ये दोनों काम एक साथ होने ज़रूरी हैं।
और ये ईरानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। ये जो बक बक चली आ रही है, लोग इतना बड़ा एक्शन करने से घबराते हैं, मिडल ईस्ट के नेशंस भी जो हैं वो घबराते हैं कि अब अगर अमेरिका का कोई बड़ा अटैक हुआ तो फिर ईरान रिटेलिएट करेगा। यूएई में जो बेसेस हैं, अमेरिकन बेसेस हैं, जो सऊदी अरब में, ओमान में, इस तरह की जगहों पे, बहरीन में ख़ास तौर पर बहुत बड़ी एक बेस है अमेरिका की। लेकिन ज़ाहिर है ये ख़तरे तो होते हैं, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन एक दफ़ा ईरान की बुल्ली से जान भी तो छुड़ानी है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इजराइल और अमेरिका मिल के कोई और फर्दर बड़े एक्शन करते हैं और जान छुड़ाने में कामयाब होते हैं ईरान की इस घटिया रजीम से, तब तो फ़ायदा है। अगर जान नहीं छुड़ा पाते तो फिर इनकी नाकामी होगी। अब ये देखना है दुनिया ने किस तरह का अटैक होता है। अटैक तो चल रहे हैं दोनों तरफ से, इसराइल के और ईरान के भी चल रहे हैं। ईरान की जितनी कैपेसिटी है वो कर रहा है, इसराइल की कैपेसिटी ईरान से बेहतर है वो कर रहा है। और अमेरिका डायरेक्ट अगर कूदता है तो वो एक बहुत बड़ा जंग का मंजरनामा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। टुडे इंडिया इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड मीडिया अबाउट कंटेंट्स ऑफ फोन कॉल बिटवीन मोदी एंड ट्रम्प। डू यू थिंक it was done before Trump could say anything irrelevant and then Indian side have to explain it? बिल्कुल ऐश जी, आप ठीक कह रहे हैं। इंडिया ने इसीलिए सोचा कि भाई अब हम कब तक ये परहेज़ करें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को एंटेगोनाइज ना करें, क्योंकि इसने तो रुकना नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प एक और नस्ल के इंटरेस्टिंग आदमी हैं, इडियोटिक भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं और पावरफुल मैन भी हैं। तो उन्होंने सोचा कि फिर असल जो है ना पूरी की पूरी कहानी बता दी जाए, और वो अब उन्होंने बता दी है। और यही जो आपके क्वेश्चन में कमेंट भी था साथ, वही आंसर है कि वाकई ही ऐसा ही है जी। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उनको यहाँ पे देखते हैं। हैज़ आसिम मुनीर बिन सोल्ड आउट टू यूएस? व्हाट इज़ अबाउट जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ मुस्लिम उम्मा आल्सो साइंड बाय पाक इन फेवर ऑफ ईरान? हैज़ पाकिस्तान betrayed ईरान और सरेंडर्ड टू ओल्ड मास्टर? जी, ऑलवेज पाकिस्तान रेडी टू सरेंडर है। सोल्ड आउट पाकिस्तान का कौन सा जर्नल अमेरिका के हाथों नहीं बिका हुआ या बिकने के लिए तैयार नहीं है? हर कोई, चाइना के आगे भी बिकने को तैयार होते हैं अगर पैसे मिले, मगर अमेरिका में इनकी फैमिली से रहना होता है, यूरोप में इनकी फैमिली से रहना होता है। तो इनकी कोशिश होती है वेस्टर्न वर्ल्ड के आके बिके, अच्छे दाम लगते हैं और अच्छे इनके फैमिलीज़ के फ्यूचर होते हैं, तो ये इनका होता है। अब बिट्रे करने की जो आप बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तान कि ईरान के साथ कोई ऐसी दोस्ती वोस्ती नहीं है। बस ऐसे ही मुस्लिम उम्मा की आपने बात की, वो तो ऐसे ही मतलब अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट देते हैं। अब जो अरब कंट्रीज़ हैं वो तो दिल से चाहते हैं कि ईरान का ये खात्मा हो, आई मीन नॉट द कंट्री, ये इस रजीम का खात्मा हो। लेकिन वो ज़ाहिर है ये भी नहीं चाहते कि इस खात्मे के चक्कर में कोलैटरल डैमेज उनको भी भुगतना पड़े। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि यार ये जंग ना ही फैले। लेकिन दिल से उनकी भी ख्वाहिश है कि एक दफ़ा टेंटा मुके इसका, इस रजीम का, और कोई बेहतर वहाँ पे सेटअप आए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस बार चांसेस काफ़ी हैं कि इस रजीम का टेंटा मुकेगा जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमित भाई का बॉम्बे से, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ G7 समिट? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े अच्छे ऑप्टिक्स बने। लोग कहते हैं जी किस तरह के समिट, बस खाने खाए, 500-600 मिलियन डॉलर लगे, जो कि इतने ही लगे हैं शायद। इस समिट में भी ऑलमोस्ट $500 बिलियन लगा। सिक्योरिटी देख लीजिए, सब कुछ। तो लोग समझते हैं कि ये वर्ल्ड लीडर मिलते हैं, लेकिन नहीं, बहुत बड़े ऑप्टिक्स बने। इसमें इम्पॉर्टेंट हुआ एक इंडिया और कनाडा के जो तल्लुकात रीसेट हो गए, ये भी इस समिट का एक बहुत बड़ा आउटकम है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और कनाडा के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ने अब जिस तरह की अपनी पोजीशनिंग की हुई है, जिस तरह की उसकी सिचुएशन है ग्राउंड रियलिटी पे, इकॉनमी, जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप सॉर्ट ऑफ, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कनाडा का रीसेट करना भारत के साथ। और ये भी इसी वजह से शायद भारत ने भी अब महसूस किया कि विद इन फ्यू आवर्स रीसेट हो गया सब कुछ। अगरचे बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, मार्क कार्नी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो यही खबरें हैं कि उन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी चला दी थी दोनों देशों के बीच में। समझदार आदमी है मार्क कार्नी।
तो ये एक बहुत बड़ा आउटकम है। अब चूंकि यूरोपियन यूनियन की ये बेसिकली, या यूरोपियन वर्ल्ड कहना चाहिए, यूनियन तो नहीं, यूरोपियन वर्ल्ड की ये बेसिकली एक क्लब है जिसमें जापान भी है, तो इनकी ये भी कोशिश थी कि यूक्रेन के साथ अपना साथ दें, क्योंकि अमेरिका ने तो अपना साथ खींचा हुआ है। तो बहरहाल ये यूक्रेन के लिए भी एक अच्छा था मौका कि कनाडा ने भी $4.5 बिलियन की फर्दर जो है सपोर्ट प्लेज कर दी है, यूरोप के भी देश देंगे। तो बहरहाल यूक्रेन को भी हौसला मिला, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा यूक्रेन को, वो मेरे हिसाब से तो नुकसान ही होगा, वो जंग में और जाएगा और लोग मरेंगे, जो दुख की बात है। तो एनी हाउ, इन सब के अलावा ट्रेड पे बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हुई। अब कनाडा और यूरोपियन यूनियन का अलायंस बन रहा है। नेक्स्ट वीक नाटो का इजलास यूरोप में हो रहा है, उसमें मेरा ख्याल यूरोप में ही हो रहा है, तो उसमें जाएंगे मार्क कार्नी। तो मार्क कार्नी अपने तल्लुकात अब अमेरिका से हट के बाकी दुनिया के साथ बढ़ा रहे हैं, ओपनली बढ़ा रहे हैं, और इंडिया इज़ वन ऑफ दोस। तो कनाडा की वर्ल्ड स्टेज पे जो अपीयरेंस है प्राइम मिनिस्टर हार्पर के ज़माने के बाद फिर से अपीयर हुई है, भरपूर तरीके से अपीयर हुई है। ये भी एक कनाडा के लिए एक अच्छा आउटकम है, और कनाडा दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पे फिर आ गया, ये भी एक अच्छी बात है। आफ्टर ऑल G7 का बड़ा देश है, इम्पॉर्टेंट देश है, तो बहुत अचीवमेंट्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपस में वर्ल्ड लीडर्स के गले मिलने का सीन नहीं था, रवायती बातें करने का सीन नहीं था। मार्क कार्नी ने जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए थे 16 जून को, वो 4-5 मिनट की स्पीच, बड़ी अच्छी स्पीच थी। तो मार्क कार्नी इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल गाय, तो वो प्रैक्टिकल बातें करते हैं, इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा ये समिट रहा। जी आगे बढ़ते हैं। रमेश शर्मा जी का है, वो जानना चाह रहे हैं कि हाउ डिड मोदीज प्रेजेंट कंट्रास्ट विद चाइनाज एब्सेंस। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बात ये है कि चाइना को इनविटेशन नहीं थी। चाइना को G7 के बहुत सारे समिट्स में इनविटेशन नहीं मिलती। मुझे नहीं याद पड़ रहा कि चाइना को इनविटेशन कहाँ पे थी, कहाँ पे उन्होंने प्रेजेंस दिखाई, लेकिन ये बात तय है कि इनविटेशन ही नहीं गई मार्क कार्नी की तरफ से, जो दुनिया के साथ एंगेज करना चाह रहे हैं। सऊदी अरब को इनविटेशन गई, UAE को गई, वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने चाइना को नहीं दी। तो इसका मतलब ये है कि यूरोप अब कन्विंस है कि भाई चाइना को हमने अपनी G7 की मीटिंग में नहीं बुलाना। हालांकि चाइना G2 है, प्रैक्टिकली देखा जाए, G1 USA है, चाइना G2 है, भारत G4 है। भारत मेंबर नहीं है, लेकिन भारत को 2018 से बुलाया जा रहा है हर G7 के समिट में। चाइना को शायद नहीं बुलाया जा रहा है, इस बार तो पक्का नहीं बुलाया गया। मैंने चेक नहीं किया कि पिछले समिट्स में कहीं बुलाया था या नहीं बुलाया, मुझे याद भी ठीक से नहीं आ रहा। लेकिन चाइना की एब्सेंस पिछले समिट्स में भी काफ़ी रही, इस बार तो पक्की रही। तो कंट्रास्ट आपने पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि भारत वेस्टर्न वर्ल्ड अपने साथ ऑन बोर्ड रखता है, मगर भारत ये समझता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ काम करना है। देख लीजिए जो बॉडी लैंग्वेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट मैक्रॉन की, यही बॉडी लैंग्वेज उनकी इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ है, यही बॉडी लैंग्वेज उनकी कीर स्टारमर के साथ है, UK के प्राइम मिनिस्टर के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो वो तो बहुत बढ़िया है। तो इस सारे मंजरनामे में भारत इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड इकॉनमी में। चाइना इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता, आफ्टर ऑल दूसरी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन चाइना को अब कोई जो वर्ल्ड फैमिली है, वर्ल्ड ट्रेड फैमिली, वो अपने साथ नहीं बिठाना चाहती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जापान इम्पॉर्टेंट है, साउथ कोरिया इम्पॉर्टेंट है। तो ये सीन है सारे का सारा। जी कुछ क्वेश्चंस और हैं, हम मैक्सिमम को एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। ज्योति गुप्ता जी का ब्रैम्पटन से, व्हाई डिड इंडिया कॉल आउट ट्रम्प सो लेट। जी ठीक कहा आपने, इस पे मैंने पीछे भी जवाब दिया, एक क्वेश्चन आया था उसको भी मैंने एड्रेस किया। बिल्कुल इसलिए कॉल आउट किया कि एक तो एंटेगोनाइज नहीं करना चाह रहे थे, भारत ने धीरे धीरे सोचा कि भाई कौन सा अच्छा वक्त आएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात में बिलीव करते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि मुंह फट हुआ जाए, अच्छे वक्त पे ठीक चोट लगाई जाए या भरपूर बात की जाए। तो वो अच्छा मौका था
कि एक तो एक्सेप्टेंस बहुत बढ़िया ढंग में G7 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई। चौमुखी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता भारत, बहुत अच्छी पॉलिसी कि G7 में कनाडा के साथ बाकी जो यूरोपियन देश भी हैं उन सब ने बहुत बढ़िया स्वागत किया। तो ये यहाँ पे भारत की अब वो टेंशन वाली फ़ज़ा ख़त्म हो गई और बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है एक दिन में। पीछे वर्क हो रहा था डिप्लोमेसी, लेकिन ये ऑनेस्टली मैं बताऊँ ये नहीं है कि आगे अब बहुत अभी कुछ समय लगना, वो ख़त्म हो चुकी है एक दिन में। अब उस पर हाई कमिश्नर्स जाएंगे दोनों देशों में और रीसेट हो जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है वो चलती रहेगी, लेकिन वो ख़त्म हो गई है एक दिन में बढ़िया होगी। तो उन्होंने सोचा कि अब चौमुखी लड़ाई से हम बाहर निकल चुके हैं, अब कनाडा, यूरोपियन यूनियन, G7 के साथ कोई इशू नहीं है, अब सिर्फ एक ट्रंप ही रह गया। ट्रंप के साथ भी इशू नहीं है, ट्रंप को भी भारत की ज़रूरत है और भारत की भी पार्टनरशिप अमेरिका के साथ चाहिए। लेकिन भारत ने कहा कि ठीक है, अगर ट्रंप कोई फर्दर स्टूपिड बातें करता है तो हु केयर्स, इससे पहले कि ये फर्दर स्टूपिड बातें करे और जनरल आसिम मुनीर के साथ मीटिंग के बाद पता नहीं ये क्या वक्त देगा, तो कह दो जो सच है वो उन्होंने डंके की चोट पे कह दिया है। तो ये टाइमिंग का सारा मामला था ज्योति जी, तो टाइमिंग को देखते हुए उन्होंने कह दिया। जी आगे 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं। विवेक अग्रवाल जी का है, Could Modi's G7 outreach strengthen India's position in the global narrative battle post Indo-Pak tensions? Definitely विवेक जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ एक कमेंट और आंसर भी है, बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत अच्छी पोजीशनिंग हुई है, चीज़ें स्मूथ हो गई हैं और इस स्मूथनेस की वजह से अब इंडिया वर्ल्ड स्टेज पे और पावरफुल तरीके से बोलेगा। चूँकि जाहिर है कनाडा G7 का देश है, इम्पॉर्टेंट देश है, फिर कनाडा की बैड माउथिंग ट्रूडो के ज़माने में भारत के ख़िलाफ़ बहुत होती थी, अब वो ख़त्म हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अब जाहिर है अगर कनाडा की बैड माउथिंग होगी किसी भी देश के ख़िलाफ़ तो बाकी सारे जो वेस्टर्न देश हैं वो सोचेंगे और फिर जो दुश्मन देश हैं वो जाहिर है इससे फ़ायदा उठाएंगे। वो कहेंगे जी कि हाँ देखा पाकिस्तान हुआ, तुर्की हुआ, ये सब फ़ायदा उठाएंगे कि जी ये देखिए बड़ा कनाडा भारत के ख़िलाफ़ है, ये है वो फ़ज़ा ख़त्म। और उस फ़ज़ा के ख़ात्मे के बाद अब भारत के लिए बहुत आसान है कि अपनी वर्ल्ड पोजीशनिंग को और बेहतर तरीके से आगे लेके जाए। जी क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, हम उनको एडजस्ट करते हैं। सिख पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ मोर देन 6 in 5 eyes countries combined. I cannot understand how this issue keep popping up once in a while again and again. Will they be able to run it for long run? मेरा ख्याल है कहना चाहते। देखिए जो सिख पॉपुलेशन कनाडा में है या बाकी 5 कंट्रीज़ में है वो कोई भारत के ख़िलाफ़ थोड़ी है। मैं दावे से कहता हूँ मोर देन 90% तो वो भारत के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। जो भारत में सिख हैं वो तो हैं ही हैं भारत के आंख का तारा, लेकिन जो सिख बाहर रहते हैं वो भी भारत की आंख का तारा है। अब ये जो आपके क्वेश्चन में वही मसला है जो ये कैनेडियन अमेरिकन मीडिया के लोगों में होता है, उनको नहीं बात समझ आती। आपको आनी चाहिए ये बात ऐसी समझ। अब कैनेडियन मीडिया ये समझता है कि ये जो चंद परसेंट फ्यू परसेंट खालिस्तानी हैं यही सिख हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा मामला कोई नहीं है कि ये जो पूरे का पूरा नरेटिव है कि जनाब ये खेल तमाशा कोई सिख कम्युनिटी का उनका नहीं है। वो खालिस्तानी उनके पीछे पाकिस्तानी हैं, लेफ़्ट की कुव्वतें हैं और वो अपने रेडिकल उनके ख्यालात हैं। तो ये है खेल। जी क्वेश्चन हमें और भी काफ़ी आए हुए, हम मैक्सिमम को डील करने की कोशिश करते हैं। डिड द US conveniently forget that the world's most wanted terrorist was relaxing beside a Pakistani military camp? ये पुनीत जी ये क्वेश्चन हर कोई उठाता है, अमेरिका में भी उठाया जाता है, लेकिन अब क्या करें, वेस्ट भी और अमेरिका भी उनको पता भी है और फिर उनको ये भी पता है कि जब हमने उसामा बिन लादेन को मारा था तो उस वक्त पाकिस्तान ने ही हमें फैसिलिटेट किया था। कहा तो यही कि हमें पता नहीं चला, ऐसा कैसे हो सकता है, कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ हो। तो पाकिस्तान तो बस एक जिसे कहते हैं ना एक कमाल का नाटक देश है
और अमेरिका को पता है कि ये जब चाहेंगे इस बंदर को हम नचा लेंगे। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप इनके गीत भी गाते रहते हैं। उनको ये भी पता है कि इस वजह से मैंने भारत से तल्लुकात भी नहीं बिगाड़ने, क्योंकि पाकिस्तान से बस मिलना कुछ नहीं है, इस तरह के किराए के कातलों वाला काम पाकिस्तान की आर्मी कर देगी। तो ये ठीक है, ये भी हमें चाहिए। तो इसी तरह बस निज़ाम चल रहा है। अगर आप ये समझें कि दुनिया बड़ी आइडियलिस्टिक हो जाएगी, दुनिया बड़ी प्रिंसिपल्स पे चलेगी, ना कभी चली है ना चलेगी, बस सिर्फ बातें हैं। बातें आप सुन लें अमेरिका की और वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रिंसिपल्स की, तो बातें उनकी बातों पे ना जाया करें। बहरहाल हमारे यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड का हम हिस्सा है कनाडा, जो एक सिस्टम है हम कैनेडियंस के लिए, इवन अमेरिका में अमेरिकन्स के लिए वो रिलेटिवली बहुत अच्छा है दुनिया। लेकिन जो बाकी दुनिया के साथ हम लोग प्लानिंग करते हैं, ख़ास तौर पर कनाडा की बैड प्लानिंग बहुत कम होती है, कहीं कहीं होती है, कोई ना कोई स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जैसा आ जाता है। अदरवाइज़ ये जो MI5 MI6 इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसीज, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये अपने काम खेलती रहती हैं, इनका कुछ पता नहीं होता। और इनका यही मिशन होता है कि कुछ पता ना भी चले, सब इनके बारे में एम्बिग्यूटी रखें और जो मर्ज़ी इनके बारे में कहते रहें। इन्होंने वही करना होता है जो उनको एक ख़ास वक्त में सूट करता है। जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए। आकाश मल्होत्रा जी का, इज़ ईरान प्रोवोकिंग अ रिस्पॉन्स और डिफेंडिंग इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगेंस्ट वेस्टर्न इंक्रोचमेंट। देखिए, वेस्टर्न इंक्रोचमेंट को क्या रोकना है, ईरान के पास अब ऑप्शन ही नहीं है। इतनी मार पड़ रही है ईरान को, तो जवाबन वो फिर वो भी कर रहा है, जवाबन इसराइल पे अटैक कर रहा है। तो ये सारी की सारी बातें हैं, वेस्टर्न इंक्रोचमेंट की कोई बात नहीं। ईरान ने क्या करना है, ईरान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। और बाबा उनका खामिनाई सोचता है कि मैं अब ज़िंदगी के आखिरी सालों में हूँ, तो बस ठीक है, मुझे क्या आवाम की परवाह। उनकी आवाम उनसे शदीद नफ़रत करती है, तो वो कहता है ठीक है, फिर मतलब मुझे शायद इजराइलियों ने वैसे भी मार देना है, तो मैं फिर पूरे का पूरा ईरान को जंग में ही झोंक के जाऊँ। तो ये है सिचुएशन वहाँ पे जो हमें दिख रही है। जी क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। अभिषेक कुमार जी ने फिर हमें आज कंट्रीब्यूट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे लिए इतना सोचते हैं, हमारे लिए अच्छे क्वेश्चंस भी लाते हैं, कंट्रीब्यूट भी करते हैं और रेगुलरली हमें देखते हैं। वन थिंग आई फाइंड कॉमन अमंग AI use all your sane voices, sorry. One thing I find common among all your sane voices from Pakistan, you, Tariq and Arif sir, is that you all are proud of our Bharatiya heritage. India praises you all from that, for that. Hatred towards own Indian heritage is root cause of issue. कमेंट्री भी है अभिषेक जी और क्वेश्चन भी है। बिल्कुल ऑफ कोर्स हेट्रेड, जो हम अगर अपने आप से हेट्रेड करेंगे तो इससे बड़ी रूट कॉज क्या होगी, स्टुपिडिटी की, हमाकत की। तो वो हम कब तक करते रहेंगे। हम सेन वॉइसेस हैं इसलिए कि हम कॉमन सेंस पे बिलीव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस कॉमन नहीं है, तो क्या करें हम लोग। लेकिन तारिक फ़तह जी अब हमारे साथ नहीं रहे। आरिफ जाकिया जी की आप बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में रहते, आए थे पिछले साल, कनाडा मेरे गेस्ट थे, तो अच्छी बातें करते हैं। ज़ाहिर है उनके हवाले से वो खुद ही बातें कर सकते हैं। मेरी जो पर्सनल है वो ये है कि मैं एक ट्रेन जर्नलिस्ट हूँ। ट्रेन जर्नलिस्ट होने के नाते मैं दोनों एस्पेक्ट्स को देखता हूँ। जब मैं ऑनेस्टली दोनों एस्पेक्ट्स को देखता हूँ किसी भी स्टोरी में, तो भारत की सिविलाइजेशन के साथ प्यार अपनी जगह पे, मगर भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आर्गूमेंट है, वो भी लॉजिकल होता है, कॉमन सेंस पे बेस करता है और ठीक होता है, तो इसलिए उसको इंडोर्स करते हैं। पाकिस्तान का एक इलॉजिकल एटीट्यूड देख देख के तंग आए हुए हैं। वैसे भी मतलब कोई तल्लक मेरा साउथ एशिया के साथ कोई है नहीं, सिटीज़नशिप छोड़ दी पाकिस्तान की, तो मैं तो ख़ुद को कैनेडियन ही समझता हूँ। लेकिन उस रीजन के इश्यूज़ को मैं समझता हूँ, सारी ज़िंदगी उनको डील किया, आज भी डील करते हैं। तो इसलिए हम अपनी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को एक्सरसाइज करते हुए हक और सच की, सैनिटी की बात करते हैं। सेन हमारा रवैया है, इसलिए नहीं कि हम
इम्प्रेस करना चाहते हैं, इसलिए कि ये हमारा इनबिल्ट एटीट्यूड है और ये एटीट्यूड हमें खुद सूदिंग जो है सेंटिमेंट देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। क्वेश्चंस और भी हमें आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम को हम करें। डू यू थिंक दैट यूएस कीप्स इट्स एजेंडा इन कैमरा फॉर एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म एंड पाक वुड एक्स ओन लेग्स इन फ्यूचर? हाँ, ये आपके क्वेश्चन में दोनों आंसर हैं कि पाकिस्तान अब खुद ही अपनी टांगें काट चुका हुआ और अब जितना वो और अमेरिका की गोद में अपनी गलत इंटेंशन की वजह से जाएगा और टांगे काटेगा। वो शायद हेनरी किसिंजर ने कहा था कि जो अमेरिका का दुश्मन होता है वो भी अपनी खैर मनाए और जो अमेरिका का दोस्त होता है वो अपनी खैर ज़्यादा मनाए, वो ज़्यादा डेंजर में होगा। तो ये तो गालिबन हेनरी किसिंजर के लफ्ज़ हैं। तो जो ये समझते हैं कि हम अमेरिका के फ्रेंड हो रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि अमेरिका उनको कैसे यूज़ करेगा। अब भारत जैसे अमेरिका का फ्रेंड होना चाहता नहीं है। भारत की जियोपॉलिटिक्स में ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि भाई सबके साथ हम चलेंगे, अमेरिका के साथ भी चलेंगे, लेकिन वो इक्वल लेवल पे। अमेरिका भी भारत का फ्रेंड होना चाहता है, लेकिन वो भारत को कहीं ना कहीं गजंड भी लगाता रहता है, नुकसान भी पहुंचाता रहता है और फिर भारत भी उसको जवाब देता रहता है। तो ये है सीन पार्ट इस सारे मंजरनामे में। एक या दो क्वेश्चंस और लेंगे, दो ले लेते हैं। आई एम हेयर फॉर फर्स्ट टाइम, एक्सीलेंट एनालिसिस, फैक्टफुल एनालिसिस, थैंक्स। प्रकाश जसवाल माल्टन से कह रहे हैं, हाउ कैन वी सपोर्ट योर चैनल? थैंक यू प्रकाश जी। सबसे पहले तो आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट ये कि आप हमें बाकायदगी से देखा करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सोशल मीडिया पे इनको फैलाएं और सब्सक्रिप्शन का जो मैसेज है वो अपने दोस्तों में, अपने सर्कल्स ऑफ फ्रेंड्स, फैमिलीज तक पहुंचाइए। हमारे वीडियोस आपने देखे, अच्छे लगे हैं तो इनको आगे पहुंचाइए। लाइट टोन में मैं आपके साथ इंटरैक्टिव लाइव डिस्कशन भी वीक में ऑलमोस्ट 3 बार किया करता हूं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को। फिर बहुत सारे व्लॉग्स ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमारे व्लॉग भी, टॉक शोज़ भी आपके साथ आते हैं, तो वो भी बड़े इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपकी सपोर्ट है। और फिर आप पेपॉल के ज़रिए, paypal.me/tagtv international, पैट्रियन के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये भी आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो ये वो बातें हैं जो आपकी सपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक आखिरी क्वेश्चन हम ज़रूर लेंगे संजना कपूर जी का। इनकी कंट्रीब्यूशन भी हमें रेगुलरली मिलती रहती है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ये कह रही हैं कि पाकि इज़ बीइंग पपेट ऑफ यूएस, व्हाट डू यू थिंक विल बी इंडिया सिंदूर एजेंडा? डू यू थिंक इंडिया विल हेल्प इजराइल इन ईरान वॉर? ये दोनों आपके बड़े रेलेवेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, जो किसी का पपेट होता है वो फ़ायदे में नहीं रहता इन द लॉन्ग रन, उसको नुकसान ही होना होता है और वो नुकसान हो रहा है। तो पाकिस्तान का ये हाल तो आप जानते हैं। इसके बारे में तो यही मेरा शॉर्ट आंसर है। पपेट कभी भी फ़ायदे में नहीं होता। पपेट तो खेल रहा होता है अपने मास्टर के इशारों पे, तो कैसे वो अपने लिए, अपनी कौम के लिए वो फ़ायदेमंद होगा? तो वो तो रूल आउट हमने कर दिया। अब ईरान वॉर के हवाले से भारत का क्या होगा मामला? देखिए, भारत के रीज़नेबल, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, रीज़नेबल तल्लुकात हैं ईरान के साथ भी और इसराइल के साथ भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। और अमेरिका भी चाहता है, अमेरिका तो चाहता ही है ना कि भारत, तो ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में, कि भारत उसी तरह अमेरिका की हर बात सुने जिस तरह पाकिस्तान सुनता है। वो ऐसा तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं। भारत ने तो अपनी इंडिपेंडेंस के मुताबिक चलना है। तो अब भारत ईरान के ख़िलाफ़ भी नहीं जाएगा, लेकिन उसको सपोर्ट भी नहीं करेगा, और इजराइल के ख़िलाफ़ तो किसी सूरत नहीं जाएगा, मगर इजराइल को भी सपोर्ट नहीं करेगा। और इजराइल को भारत की सपोर्ट की इस वक्त ज़रूरत भी नहीं है। इजराइल को तो अमेरिका की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जिस तरह का बड़ा ऑपरेशन इजराइल करना चाह रहा है, न्यूक्लियर जो उनकी एनरिचमेंट की जो साइट्स हैं, जो बहुत डीप बंकर्स में हैं, उनको उड़ाने के लिए वो डर्टी बॉम्ब जो है अमेरिका का, वो यूज़ करना और करवाना चाहता है। तो वो भारत इस तरह के मैस में, इस तरह के ऑपरेशंस का कभी भी
साथ नहीं देगा। और ये बात तय है कि भारत ईरान का भी साथ नहीं देगा, बस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करेगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर से कहा था, शायद वो जब थे कनाडा आने से पहले साइप्रस में, कि जी ये जंग का ज़माना नहीं है। एक बार पहले भी, 2 बार पहले भी उन्होंने ये बातें की थी। वो ठीक है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, तो भारत वो यूज़ करेगा। इसके अलावा भारत इस वॉर में कोई पार्ट प्ले नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं आप सब साथियों के, सब दोस्तों के, जिन्होंने हर एतबार से हमें कंट्रीब्यूट किया। और आपकी फर्दर कंट्रीब्यूशन भी ये जैसे डायरेक्ट आप YouTube के चैनल पे कर रहे हैं, संजना जी ने की, अभिषेक जी ने की, और करते रहते हैं आप दोनों दोस्त, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और मेरा ख्याल है, मैं चलते चलते कहूँगा कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त क्रोएशिया में हैं, और जो लास्ट टाइम संजना जी ने लिखा था कि वो भी क्रोएशिया में ही काम करती हैं, तो अगर मुझे ठीक से याद है तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्रोएशिया हैं, कनाडा से वो क्रोएशिया जा चुके हैं, वहाँ से वो वापस जाएंगे भारत। तो खैर ये भी एक साइड नोट के तौर पर मुझे एकदम से याद आया। तो आप हमारे टैग टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने दोस्तों को पैगाम दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के अलावा हमारे वीडियोस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा मैसेज अपने सर्कल्स में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि हमारे ऊपर जो शैडो बैनिंग होती है वो भी कम से कम हो, और आपका साथ भी जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है, वो और बने। आपने महसूस किया होगा कि मैं लाइट अंदाज में बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशंस हैं उनका बहुत करेक्ट से एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल इम्पार्शियल होके। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका साथ हमें 24/7 हर एतबार से चाहिए। आप tagtv.info की वेबसाइट पे जाके tagtv.info/donate के बटन को क्लिक करेंगे तो वही डोनेशन का पेज खुलेगा जो YouTube पे है, और उससे आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हैं आपके साथ।